जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम 2018 में जो आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक बार हम लोग 30 से 40 सेट को डिस्कस कर लेंगे, फिर इसी के आधार पे हम लोग केमिस्ट्री और जो आपके स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसकी भी शुरुआत नेक्स्ट मंथ में करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सारे सेट समझ करके पढ़ना चाहते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको समझना भी चाहते हैं, तो सिंपली आपको नीचे मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल मिलेगी। इसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज भी हम लोग 2 सेट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके ग्रुप डी का होगा। उसमें जो आपके करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं वह थोड़े से और ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो एक्सपेक्टेड होते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पूरा डिटेल में डिस्कशन होता है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको क्लासेस की लिंक भी मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग एक सिस्टमैटिक वे में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी के ऊपर आपको बहुत ही कम दाम में यहाँ पर कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हर वीक में यहाँ पर एक नए कोर्स की शुरुआत होती है और एक बार सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर लेंगे तो उसके बाद में आप जितना चाहें उतने कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो कोर्स आपको 1 महीने का भी मिल जाएगा जिसकी प्राइस है 600 रुपये। लेकिन अगर आप लोग कोड यूज़ करेंगे KV10 तो इससे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नीचे आपको कोर्सेज की भी लिंक दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे अवेल कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। 2017 में जो आपका मणिपुर विधानसभा चुनाव हुआ था, इसको किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन ये आपके करंट अफेयर का प्रश्न है तो बस आपको इसे देखना है और आगे बढ़ जाना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वह किसका निर्माण करती हैं? तो जब ये आपस में मिलती हैं तो इनके द्वारा युग्मनज का निर्माण किया जाता है। किसका? युग्मनज का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एप्पल ने वर्ष डैश डैश में आईपॉड के मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में लॉन्च किया था। तो ये इन्होंने लॉन्च किया था वर्ष 2010 में। कब? 2010 में आईपैड को लॉन्च किया था एप्पल ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब एप्पल कंपनी की बात हुई है तो याद रखेंगे ये अमेरिका देश का है। स्थापना इसकी 1976 में हुई थी। स्टीव जॉब्स इसके संस्थापक हैं और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो टिम कुक इसके सीईओ हैं। अगला प्रश्न है प्रायः खबरों में रहने वाली आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो पता होगा आपको, इस समय इनको बंदी बना लिया गया है। तो ये आपके म्यांमार देश की है। इनका नाम है आंग सान सू की और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि को प्रभावित करती है या उससे प्रभावित होती है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि संक्षारण हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी धातु जो हमारी होती है अपने आसपास नमी, एसिड इत्यादि से तब प्रभावित होती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण या फिर इसे हम लोग कहते हैं कोरोजन। फिर एक प्रश्न है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो आसान सा प्रश्न है, जब आप लोग बल और विस्थापन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमें मिलता है बल। क्या मिलता है? बल मिलता है, कार्य होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्य हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में होती है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारा हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, जो हमारी मरकरी होती है वह आपके सामान्य तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर आपसे नॉन मेटल पूछा जाए यानी कि अधातु के बारे में पूछा जाए तो वह आपकी कौन सी होती है? वह हमारी होती है ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन आपके कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर एक प्रश्न है कि अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा, इनका नाम है डेस्कार्टस। क्या नाम है? डेस्कार्टस इनका नाम है और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले 1794 ईस्वी में डेस्कार्टस शब्द का यूज किया गया था। अगला प्रश्न कि जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इतिहास के आपके बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके दोनों सदनों में पारित किया जाता है, यानी कि उपला जो आपका उच्च सदन है और जो आपका निम्न सदन है, उन दोनों में इसको पारित किया जाता है। राष्ट्रपति महोदय इस पर अपनी संस्तुति देते हैं, उसके बाद में ये कानून बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो 75वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुआ था, इसमें किसने सेसिल बी पुरस्कार जीता था? तो देखिए, पुरस्कार से एक प्रश्न आ गया करंट अफेयर का, तो इसका हो जाएगा ओपरा विनफ्रे। बस आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि 12 अप्रैल को किसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो करंट के साथ में मैंने इसको अपडेट कर दिया है। तो याद रखिएगा, 12 अप्रैल को यहाँ पर नियुक्त कौन किए गए थे? इनका नाम है यहाँ पर सुशील चंद्र। क्या नाम है? सुशील चंद्र को 12 अप्रैल को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और सुनील अरोड़ा का इन्होंने स्थान लिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका था? तो ये हमारा तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो मेंडलीव के पास में ये ऑप्शन नहीं था कि ऑक्सीजन को कहाँ पे रखें, तो इसीलिए इसको 2 स्थानों पे रखा गया था और ये इनके पीरियोडिक टेबल की एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ भी रखा गया था और इसके अलावा एक और स्थान पे रखा गया था इस ग्रुप में हाइड्रोजन के साथ में। तो यहाँ पर जो आपका क्या नाम है, हाइड्रोजन था, उसका स्थान फिक्स नहीं था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपके प्लांट टिश्यू होते हैं उससे हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सरल अस्थायी ऊतक की बात करते हैं तो वो आपका जाइलम नहीं है। जाइलम और फाइलम, इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है कि ये दोनों हमारे सरल अस्थायी ऊतक नहीं होते हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था जो कि करंट अफेयर का है, देख सकते हैं आप कि भारतीय मूल के जो व्यक्ति होते हैं इनका पहला संसदीय सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 9 जनवरी 2018 को। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आसान सा प्रश्न है, इसका मुख्यालय आपको यूएसए की राजधानी वाशिंगटन में मिलेगा और वाशिंगटन डीसी में ही आपको IMF और नासा का भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था यहाँ पर 1983 में। कब? 1983 में गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसके 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान के साथ साथ भूटान। तो ये इसके सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान कुछ समय के लिए इसका सदस्य बना था, लेकिन बाद में फिर इसने इस ग्रुप को छोड़ दिया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु के ऊपर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी? तो यहाँ पर जो आपकी छवि होगी वह वास्तविक और उल्टी होगी। कैसी? वास्तविक और उल्टी छवि का यहाँ पर निर्माण होगा। तो जब हम लोग लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विवाकाम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने हिंदी मूवी चैनल रिश्ते सिनेप्लेक्स को कब लॉन्च किया था? अब देखिए, कैसा प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया है कि चैनल कब इन्होंने लॉन्च किया था? तो ये इन्होंने वैसे लॉन्च किया था मई 2016 में। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 27 जून 2017 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कौन सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया? तो इनका नाम है यहाँ पर झूलन गोस्वामी। तो गेंदबाजी की नाम बात आए तो याद रखिएगा झूलन गोस्वामी का नाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है? तो शक्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्य करने की दर या फिर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को हम लोग शक्ति के रूप में व्याख्यायित करते हैं, यानी कि इसकी डिफिनीशन दी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। एक प्रश्न देखिए, सीधे डाटा से पूछा गया था कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो इसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। कितना? 3380 डिग्री सेल्सियस। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? तो ध्यान रखेंगे, जो भी हमारे यहाँ पर एलॉय होते हैं यानी कि जो मिश्र धातु होते हैं, ये आपके उच्च तापमान पर भी आसानी के साथ में नहीं जलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि ऑक्टेट का जो न्यूलैंड सिद्धांत है ये किस एलिमेंट तक लागू होता है? तो ऑक्टेट का जो यहाँ पर न्यूलैंड सिद्धांत था, न्यूलैंड का जो आपका ऑक्टेट सिद्धांत था, ऑक्टेट उल्टा लिखा हुआ है,
तो ये आपके लागू होता है कैल्शियम तक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने पूरा अपना थ्योरम दिया था 1866 में, और इनका जो आपका नियम बनाया गया था पीरियोडिक टेबल के लिए, उसमें आधार ये रखा गया था कि प्रत्येक जो तत्व होता है वह अपने 8वें तत्व के साथ में गुणों में समानता रखता है। इसी के आधार पर इन्होंने बताया था इसको, लेकिन ये सिर्फ आपके कैल्शियम तक ही लागू होता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो आसान सा प्रश्न है। देखिए, सूर्य का प्रकाश तो जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की तो प्रकाश संश्लेषण में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, उसके बाद में इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का निर्माण इसके बाद में होता है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की यहाँ पर आवश्यकता होती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2017 में राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला था हमारे DRDO के जो प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी साहब को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। एक पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे कि जो आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ऑप्शन काफ़ी क्लोज रखे जाते हैं, तो इसीलिए जिस भी नाम को पढ़ना उसको बहुत ही ध्यान के साथ में पढ़ना। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का पहला वायसराय कौन था। तो आसान सा प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग 1858 में भारत के पहले वायसराय बने थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। तो सबसे नया है हमारा हिमालय। कौन सा है? हिमालय सबसे नया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा आयकर विभाग ने किस वर्ष आय घोषणा योजना को शुरू किया था। तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जो भी लोगों के पास ब्लैक मनी है वह अपने ब्लैक मनी को ला करके जमा कर दे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि ऐसे पूर्व प्रदर्शन खिलाड़ी जिन्होंने बीते वर्षों में खेलों में देश के लिए गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया है परंतु वर्तमान में गरीबी की स्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी सहायता के लिए 1982 में कौन सा पुरस्कार या फिर कौन सी निधि स्थापित की गई थी। तो इसका नाम था खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मुक्त रूप से गिरना कहाँ पर संभव होता है। तो जहाँ पर आपका वैक्यूम होता है वहाँ पर मुक्त रूप से गिरना संभव होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है और उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वह आपकी हो जाती है यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh प्लस हाफ mv²। ये आपके मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला होता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था। अब ये भी देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया। तो इनका नाम है बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। क्या नाम है? बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। अब ऐसे प्रश्न कौन याद करके जाता है? तो ध्यान रखेंगे सारे प्रश्न आपको नहीं करने होते हैं, बस 45 में से अगर आप 35 से 40 भी कर देंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि व्हिटकर के द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा जो इनका क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें जो आपके 5 किंगडम शामिल थे वह कौन से थे। तो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगी था, प्लांटेई था और आपका था एनिमेलिया। तो इस प्रकार से इसमें प्रोटोजोआ शामिल नहीं था। कौन सा? प्रोटोजोआ इसमें शामिल नहीं था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत डैश डैश का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। तो ये हमारी होती है दाल। दाल हम दुनिया का 25% उत्पादन करते हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन किया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में किसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर निर्माण होता है mRNA कॉपी का। किसका? mRNA, यानी कि जो आपका मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है उसका यहाँ पर निर्माण होता है। एक प्रश्न पूछा गया कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो इन्हें हम लोग यहाँ पर कहते हैं सी, यानी कि ऑल्फैक्टरी सूचक। क्या कहा जाता है? इन्हें हम लोग ऑल्फैक्टरी सूचक के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न पूछा गया कि जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो जब भी कोई मेटल आपकी पानी के साथ में अपक्रिया करेगी तो यहाँ पर आपकी रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है, लेकिन ये आपके सारे जो धातु हैं उनके लिए लागू नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर पोटेशियम करेगा, सोडियम करेगा
तो ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पर जनरेट करेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एल्यूमिनियम की, आयरन की, तो ये सारे यहाँ पर हाइड्रोजन जनरेट नहीं करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया कि एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो सिंपल सा आप लोग फार्मूला लगाएंगे हाफ mv² वाला, और उससे आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा ए, 125 जूल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कापर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो सिंपली आपसे मोल के बारे में पूछा गया है। तो एक मोल में कितना होता है? 6 × 10⁻23, और इसी को हम लोग आवोगाद्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ICICI बैंक की वर्तमान CEO कौन है? तो इसको भी मैंने करंट के साथ में रिप्लेस कर दिया है। इसकी वर्तमान में CEO हैं कौन? संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी इस समय ICICI बैंक के CEO हैं। इसका जो स्थापना है वह आपका 1994 में हुआ था जनवरी महीने में, और इसका जो मुख्यालय है वह आपको मिलेगा मुंबई में। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर अगर आप लोग सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो आपके गैसों का विसरण होता है वह उनके आयतन पर निर्भर करती है, या इसके बारे में सही नहीं है क्योंकि आयतन पर ये निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न था रीजनिंग का था कि इनमें से विषम का चयन करें। तो फूल, खरपतवार, पत्ते और तना। तो खरपतवार की बात करते हैं तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, बाकी हमारा फूल, पत्ते और तना यहाँ पर होंगे सेम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए एक प्रश्न पूछा गया कि जो आपका 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड था, इसमें किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था? तो ये मिला था चैडविक बोसमैन को, और इनका नाम आप वैसे भी ध्यान रखेंगे क्योंकि पिछले साल इनका निधन हो गया था। एक आपकी मूवी है मार्वल की जिसमें इन्होंने अभिनय किया था। तो अगर किसी को उस मूवी का नाम पता है तो नीचे कमेंट में उनका नाम वो बता सकता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? तो ज्योत्सना चिनप्पा की बात करते हैं तो ये आपके स्क्वाश की खिलाड़ी हैं। किसकी? स्क्वाश की खिलाड़ी है ज्योत्सना चिनप्पा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पैरा एथलीट अरविंद झांझरिया किस खेल से संबंधित हैं? तो इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके 60 फुट और भाला फेंक इन दोनों से संबंधित है। किससे? 60 फुट और भाला फेंक। तो ऑप्शन बी और सी आपका दोनों हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि रियो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दीपा मलिक किस खेल से संबंधित हैं? तो इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो 60 फुट से ये संबंधित हैं, और 60 फुट में ही इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो इस प्रकार से हमने कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको डिस्कस कर लिया है अलग से, बाकी मैंने सेट के सारे प्रश्नों को डिस्कस किया है। तो इसी प्रकार से आपको वीडियो को देखना है। अनअकैडमी की जो मेरी प्रोफाइल है उसके ऊपर आपको मुझे जा करके फॉलो भी कर लेना है। तो इस वीडियो में यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो नीचे कमेंट में टाइप करिएगा यस। तो अगले महीने से इंतजार करिए, केमिस्ट्री की बहुत ही शानदार सीरीज आपको मिलेगी, और जो हमारा स्टैटिक जीके है उसकी भी एक बहुत ही शानदार सीरीज आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।